हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कलाम रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगलकालीन शासन व्यवस्था की। जैसे आज तो लोकतंत्र है, लेकिन पहले राजतंत्र था। जब भी कोई राजा दूसरे राजा को पराजित करता था, वह अपनी नीति लागू करता था जनता पर शासन करने के लिए। और इसीलिए जो बाबर था, बाबर से लेकर बाबर से औरंगजेब तक क्या था, 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक ये मुगल। वैसे तो 1526 से लेकर 1857 तक मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य के शासक हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए वे इन यहाँ तक ही हुए, 1526 से लेकर 1707 तक। बाबर ही पहला शासक था जिसने तोपों का प्रयोग किया। 1519 ईस्वी में तोपों का प्रयोग किसने किया, जो बाबर की एक सफलता का कारण थे। तोपों का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया? तोपों का प्रयोग बाबर ने किया। अगर क्वेश्चन आ जाए और कहाँ किया था? बाजोर। जब उसने बाजोर और भेरा पर आक्रमण किया। भेरागढ़ का किला था, भेरा पर आक्रमण किया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसने किया, किस वंश के शासकों ने किया, तो उसमें लिखना कि मुगल साम्राज्य के शासक बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया। और कब किया? 1519 में। और कहाँ पर किया? जब उसने बाजौर और भेरागढ़ के किले पर आक्रमण किया था, बस। और बाबर ने एक सिस्टम दिया था। बाबर का जो काल था 1526 से लेकर 1530 तक, इसमें 4 साल में 4 निर्णायक युद्ध लड़े। तो इसलिए उन्हें राज्य की जनता के प्रति इतना ध्यान नहीं दे सका, राज्य की व्यवस्था के प्रति इतना ध्यान नहीं दे सका। तो उसने 1-2 सिस्टम लागू किया था। उनमें से एक सिस्टम था, क्या था? भूमि नापने का एक सिस्टम था, गज ए बाबरी। गज ए बाबरी ये क्या था? लोहे या लकड़ी का यंत्र, भूमि नापने का यंत्र था भाई। और इसकी लंबाई कितनी थी? 32 इंच। ये सबसे पहले सल्तनत काल में एक शासक होगा, लोधी वंश का एक शासक था, सिकंदर लोधी। उससे पहले के जितने शासक थे वे भूमि नापने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया करते थे। जब वह रस्सी पानी में भीग जाती थी तो वह छोटी हो जाती थी, और सूखती थी तो बड़ी हो जाती थी। इसलिए भूमि की नापने की व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न होती थी। इसी को खत्म करने के लिए सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी नामक यंत्र दिया था, और उसी का ही नाम बदलकर इसने बाबर ने जो अपने नाम से गजे बाबरी नामक ये यंत्र दिया। लोहे और या लकड़ी का होता था, और ये 32 इंच का होता था। बस बाबर के लिए यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो हुमायूं था, इसके बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा, और वह 2 टर्म में शासन करेगा, 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक। उसने भी इतना खास ध्यान नहीं दिया। अब हम बात करेंगे अकबर के शासन व्यवस्था की, जो इम्पोर्टेंट भी है, और वहां से बार बार क्वेश्चन भी आते हैं। अकबर कब से कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक, लगभग 49 साल इसने शासन किया। और इतना लंबा शासन करने के लिए कुछ ना कुछ उसने सिस्टम बनाया होगा, कुछ ना कुछ उसने नीति अपनाई होगी, जिस तरीके से उसने इतने लंबा शासन किया। और अकबर के राज्य में जो सम्राट होता था, यानी खुद अकबर ही था सम्राट या बादशाह। अबुल फजल आईन अकबरी में लिखता है कि सम्राट के बिना राज्य की शांति
व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी अशांति और व्यवस्था को खत्म करने के लिए सम्राट का होना जरूरी है। उसने ये बात आईन अकबरी में लिखी और उसने आईन अकबरी में ये लिखा कि अल्लाह या ईश्वर उसी को सम्राट बनाता है जिसमें हजारों गुण मौजूद हो, यानी जनता की सेवा करने के लिए हजारों गुण मौजूद हो। तो उसने जो है सम्राट होता था सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे ऊंचा अधिकारी, सबसे उच्च अधिकारी, राज्य का सबसे उच्च अधिकारी होता था। इसी के अंतर्गत वित्त विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग, सब के सब रिपोर्ट सम्राट को करे गए। और सम्राट से नीचे क्या होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर ए आला या वकील उल सल्तनत। ठीक। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। सम्राट द्वारा नियुक्त। ठीक। और इसके अंडर क्या आता था? वजीर या दीवान। इनको क्या बोला गया? वित्त मंत्री होते थे। वित्त मंत्री, यानी जैसे कि लोकतंत्र में जो एक मंत्री परिषद होती है उसमें एक वित्त मंत्री भी होता है। जैसे कि आज के टाइम में निर्मला सीतारमण जी है, उस टाइम भी वित्त मंत्री होता था। अकबर के टाइम का वित्त मंत्री हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ है। क्या नाम था उसका? राजा टोडरमल। जो ये वित्त मंत्री होता था ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। और ये किसको रिपोर्ट करेगी? सम्राट को। यानी सबका सब लेखा जोखा, आय व्यय का सबका सब वित्त मंत्री रखता था और वित्त मंत्री सारा लेखा जोखा इसको प्रस्तुत करता था और ये सम्राट को प्रस्तुत कर। तो ये कड़ी थी। अब हम बात करेंगे और अधिकारियों की जो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से अधिकारी? सदर उस सुदूर, एक और पोस्ट थी सदर उस सुदूर। ये क्या होता था? चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, जैसे कि हमारे देश में भी है, ये मुख्य न्यायाधीश होता था। और इसी के एक पोस्ट होती थी काजी उल कजात। क्या था इसके अंतर्गत? ये न्याय विभाग का अधिकारी। न्याय विभाग का अधिकारी, यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह सब यही करता था। और एक पोस्ट थी मीर बख्शी। ये इम्पोर्टेंट है कि मीर बख्शी क्या होता था। कि मीर बख्शी प्रधान सेनापति, सबसे पहली बात तो यही थी, प्रधान सेनापति। और सुरक्षा सलाहकार यानी मिलिट्री एडवाइजर भी यही होता था सम्राट का, सुरक्षा सलाहकार। और ये क्या करता था? ये सैनिकों की नियुक्ति करता था, उनको नगद वेतन देता था, सबका सब काम इसी के अंतर्गत था। यानी जितना भी मिलिट्री का काम था इसी के अंतर्गत था, सैनिक इसके मीर बख्शी के। एक और पोस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, खान ए शामा। इसका क्या काम था? यानी शाही परिवार की का प्रबंध अध्यक्ष। शाही परिवार के सोने से लेकर खाने पीने और रहने और कपड़े पहनने तक का प्रबंध कौन करता था? खाने सामा करता था। ठीक, बस यही था। और अब हम बात करेंगे
अकबर ने एक प्रथा चलाई जिसको इतिहास में मनसबदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। यह कब चलाई थी? मनसबदारी प्रथा 1571। शाहनवाज को मीर बख्शी बनाया था। शाहनवाज खान। मीर बख्शी। ठीक। मनसबदारी प्रथा का मतलब क्या है? मनसब का अर्थ होता है पद से, यानी किसी को एक मनसब मतलब किसी को मनसबदार बनाया तो उसके अंतर्गत सैनिकों की व्यवस्था करना था। यानी मनसबदार का क्या काम था कि उसके अंतर्गत सैनिक रखे जाते थे और वह सैनिकों की देखभाल सब कुछ काम मनसबदार करता था। और मनसब के भी 3 कैटेगरी थी। कौन कौन सी थी? 21 से 400 तक के सैनिक रखने वाले को क्या बोला जाता था? सैनिक वाले को क्या बोला जाता था? मनसब। 500 से 2500 तक क्या बोला जाता था? उमरा। ये इम्पोर्टेंट है। और 3000 से अधिक वाले को क्या बोला जाता था? उमरा ए आजम। ठीक। और जो अकबर था उसके लास्ट शासन काल तक आते आते, उसके लास्ट टाइम तक आते आते और जहांगीर के शुरुआत में इसी मनसबदारी प्रथा में 2 और पद निकल गए थे। 2 और पद चालू किए थे। 2 और पदों का निर्माण किया था। कौन कौन से थे वे 2 पद? वे 2 पदों पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से थे? एक पद का नाम है जात और दूसरे का नाम है जात तथा सवार। जात का मतलब यह है कि किसी मनसबदार को 500 सैनिकों का हैंड ओवर दिया गया, लेकिन वह 500 को काबू ना कर सकता तो उसको 300 तो काबू ही करने पड़ेंगे। यानी जो 500 का मतलब ये होगा कि 500 जात का पद दिया गया, और 300 हैंडल करने का मतलब 300 सवार उसको रखने ही पड़ेगी। यानी 500 को उसको कहा गया, लेकिन वह 500 तो रख नहीं सकता, लेकिन उसको 300 तो काबू ही करने पड़ेंगे। जब जहांगीर ने मलिक अंबर जो अहमदनगर का गुलाम था, यानी चांद बीबी का गुलाम था, जब वह अहमदनगर पर राज कर रहा था तो जहांगीर ने खुर्रम को उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो जब खुर्रम युद्ध में जीत गया तो जहांगीर ने मलिक अंबर को तो फर्जंद की उपाधि दी थी और खुर्रम को साजा की। तो यहाँ पर खुर्रम को 2 और चीज दिए गए थे, यानी 30,000 की जात, 30,000 जात और 20,000 सवार। 20,000 सवार, यानी 30,000 का हुक्म दिया गया, लेकिन उसको 20,000 तो रखने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे सूबेदारी की। सूबेदार यानी अकबर के समय में कितने थे? अकबर के समय में 15 स्टेट थे, यानी 15 सूबे। जहांगीर के टाइम में कितने थे? 17। शाहजहां के टाइम में कितने थे? 22। और औरंगजेब के टाइम में कितने थे? 21। ये थे। जो इन सूबों का जो हेड होता था
वह सूबेदार होता था। जैसे कि आज जो स्टेट का हेड होता है, यानी कौन होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इसीलिए इसका हेड क्या होता था, सूबेदार। और सूबेदार को क्या बोला जाता था, नाजिम या साहिब ए सूबे, साहिब ए सूबा, साहिब ए सूबे, ये बोला जाता। अब बात करेंगे हम मुगल शासन में जो भूमि के सुधार हुए थे। वैसे तो अकबर ने स्टार्ट किए थे, लेकिन फॉलो तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भी उन्हीं नियमों को किया। उनमें सबसे पहले क्या था, भूमि नापने का जो यंत्र था, भूमि नापने का यंत्र, क्या नाम था उसका, जरीब। इसको जरीब बोला गया। यह भी कहेगा था लकड़ी और या लोहे का। और इसकी भी लंबाई कितनी थी, 32 इंच, बस। और इसने क्या किया था, एक सिस्टम और था, जाब्ती सिस्टम, जाब्ती प्रथा। इसका मतलब क्या होता है, जो जागीर या भूमि या संपत्ति मनसबदार के अंतर्गत होती थी, जब वह मनसबदार मर जाता था तो सारी की सारी भूमि किसको हैंड ओवर कर दी जाती थी, राज्य को। यानी सब किस, जो जाब्ती यानी मनसबदार की भूमि, मनसबदार की संपत्ति, संपत्ति किसको मिलेगी, राज्य को। यानी मनसबदार के मरने के बाद राज्य को मिलेगी, ना कि उसके पुत्रों को। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे भ्रष्टाचार फैला, क्योंकि जो मनसबदार थे वे पहले ही इतनी बड़ी पोस्ट पर होते थे। वे जो सैनिकों की देखभाल में आए हुए था उसमें भी गड़बड़ी करते थे, उसमें भी भ्रष्टाचार फैलाते थे। और जब से ये सिस्टम बना जाब्ती प्रथा, तो उनको और भ्रष्टाचार फैलाने का मौका मिला, क्योंकि वे चाहते थे कि अपने ही जीवन काल में सबकी सब संपत्ति का उपभोग कर लिया जाए और राज्य के लिए कुछ भी न छोड़ा जाए, क्योंकि जो बचेगा वो तो सीधा सीधा राज्य को पहुंच जाएगा। इसलिए वे सब विलासिता का जीवन जीने लगे। ठीक, और इसके बाद एक और सिस्टम चालू किया था। इसको कौन लेकर आया था, इसको भी कौन लेकर आया था, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल के बारे में मैंने बताया था कि इसने, जो शेरशाह का वित्त मंत्री था, इनने से इसने शेरशाह के काल में भी काम किया था। ये एक और सिस्टम लेके आया था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, आइन ए दहशाला। इसमें क्या था, 10 साल का भूमि का, भूमि की उपज का विवरण। ठीक, वैसे हमने तो जो टैक्स वगैरह थे उनके बारे में तो हमने उन्हीं की वीडियो में देख लिया। जैसे कि मैंने अकबर के बारे में पढ़ाया था, तो उसके टैक्स के बारे में उसने क्या क्या, कौन कौन से टैक्स लगाए थे और कौन कौन से रिमूव कर दिए थे। जागीर के बारे में भी पढ़ा, शाहजहाँ के बारे में भी पढ़ा, औरंगजेब के बारे में। तो यहाँ हम टैक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बस खाली ये देखेंगे जो 10 साल की भूमि की उपज का विवरण था वह सम्राट को दिया जाता था। और सम्राट एक हिस्सा, यानी 3 हिस्से किसके होते थे, किसान के, और एक हिस्सा राज्य का। ये था टैक्स का सिस्टम लगाने का, एक हिस्सा राज्य का या स्टेट का। ठीक।
जैसे ये देयशाला प्रथा थी, उसमें 3 हिस्से किसान को दिए जाते थे और 1 हिस्सा राज्य का लगान के रूप में लिया जाता था। अब हम बात करेंगे जो मुगल साम्राज्य में जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने सबको इंडिविजुअल पढ़ाया था तो मैं बुक्स के बारे में इतनी बात नहीं कर पाया था। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वे लिख लो एक बार। जैसे बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्या नाम था उसका? तुझके बाबरी, तुझके बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी? चगताई तुर्क। ठीक, इसका ही इसको बाबरनामा के नाम से किसने लिखा? बाबरनामा किसने लिखा? रहीम ने, फारसी भाषा में लिखी। और गुलबदन बेगम जो बाबर की लड़की थी और हुमायूं की बहन थी, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। ठीक, अकबर के टाइम के जो साहित्यकार थे उनके बारे में मैंने बता दिया था। अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी, फैजी ने लीलावती और रामायण महाभारत का अनुवाद किया था। मुबारक शेख था, उसने मजहर लिखी। और जो अब्दुल कादिर बदायूनी था उसने मुंतखबुल तवारीख लिखी। ये इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे। बस हम बात करेंगे जहांगीर की। जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्या नाम था उसका? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक, अब हम बात करेंगे शाहजहाँ के काल की। कौन कौन सी बुक लिखी गई थी शाहजहाँ के काल में? कौन कौन सी बुक लिखी गई थी? पहली बुक का नाम है पादशाहनामा। पादशाहनामा, लेखक कौन था इसका? पादशाहनामा किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी। और जो बादशाहनामा थी, ये इम्पोर्टेंट है। बादशाहनामा किसने लिखी? बादशाहनामा ये लिखी अमीन काजवीनी। और जो शाहजहांनामा, ये लिखी इनायत खान। ये 3 बुक थी शाहजहाँ के काल की। 3 में से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछी भी गई है, इनायत खान। और जो औरंगजेब के टाइम की बुक थी, इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ। कौन सी थी वे? फतवा आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी किसने लिखी? खफी खान। और मुंतखब उल लुबाब, ये भी किसने लिखी? खफी खान। ये तो था मुगल काल के साहित्य के बारे में। मैंने स्थापत्य कला के बारे में बताया था। जैसे गुलबदन बेगम जो बाबर की बहन थी, बाबर की लड़की थी और हुमायूं की बहन थी, उसने अपने भाई का मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में ही बनाया था। ठीक, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जब अपनी राजधानी बनाया तो उसने बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, पंचमहल, और उसने आगरा में भी एक इमारत बनवाई जिसको आगरा के किले के नाम से जाना जाता है। उसी आगरा के किले में शाहजहाँ ने बहुत सी इमारतें बनाई, जैसे दीवाने खास, दीवाने आम, शामुन बुर्ज और मुसम्मम बुर्ज और आगरा किले की मस्जिद। ठीक,
और उसने दिल्ली में भी एक जगह जिसको शाहजहानाबाद का किला कहा जाता है, उसी का नाम आज दिल्ली का लाल किला बोला जाता है, वह भी शाहजहां ने बनवाया। उसमें भी बहुत सी इमारतें शाहजहां ने बनवाई। और हमने जैसे कि इस वीडियो में मुगलकालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात की, आगे हम मुगलों का पतन के बारे में बात करेंगे और जो अंग्रेजों का उदय हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहे और जो हमारी ये वीडियोज हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।